अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। could everybody confirm कि आप लोग को स्लाइड्स नजर आ रही हैं? Thank you, ma'am. So I welcome you all on board for this fellowship, which is basically the Climate Refugee Fellowship. So आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है at the Burak Association, and you all are the future change makers, and I'm very happy to see कि आप सारे यहाँ पर रजिस्टर करवा के आए हैं इस बेहतरीन इनिशिएटिव के लिए जो कि बुराक की तरफ से लिया गया है। एंड इफ आई मूव फॉरवर्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बुराक का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सो बेसिकली हमारे पास जो बुराक एसोसिएशन है इज़ एन लाइक ऑल डोमेन यूथ फ्रेंड सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप, जो बेसिकली 9 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम करती है, जिसमें हमारे पास विमेन एम्पावरमेंट है, यूथ एम्पावरमेंट है एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जहाँ बेसिकली हम लोग SDGs के बारे में भी बात करते हैं, और उसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं। सो बेसिकली अगर हम आपको अपने विजन के बारे में बताएं, सो बुराक का जो विजन है वो ये कि लाइक हम लोग एक ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं इम्पैक्ट, जो हमारे पाकिस्तान के जो एक जिसे कहते हैं ना, हमारा एक अनएक्सप्लोर्ड यूथ की जो हमारे पास एक कैपेबिलिटी है, जिसमें हमें ऐसे लगता है कि पाकिस्तान बहुत लैक करता है, बिकॉज वी आर लाइक 57% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन, और उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि हम एक ग्लोबल साउथ के अंदर आते हैं। सो बुराक का विजन ये है कि हमारे पास जितने भी यूथ हैं उनका पोटेंशियल यूज किया जाए, और हम एक ऐसा सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करें जो कि सिर्फ पाकिस्तान लेवल पर ना हो, बल्कि हमारे पास ये ग्लोबल लेवल पर एग्जिस्ट करे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मिशन ऑफ द बुराक एसोसिएशन, सो वी बिलीव इन द मोटो दैट टुगेदर वी विल। सो इसलिए यूथ को एलिवेट करने के लिए हम एम्पावर करते हैं द पाकिस्तान के जो कॉमनर्स हैं, जो यूथ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सकें जहाँ पे हम लोग सबके लिए एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बना सकें। सो दिस इज द विजन एंड द मिशन ऑफ बुराक एसोसिएशन। सो अगर मैं डोमेन्स की बात करूं कि हम लोग किस डोमेन के अंदर काम करते हैं, सो बुराक बेसिकली जो काम करता है वो एनिमल प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग काम करते हैं, यूथ एम्पावरमेंट के अंदर काम करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के अंदर है, लीडरशिप नर्सरीज हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, एंड डिजिटलाइजेशन है हमारे पास, और ऑल पाकिस्तान जो ब्लड डोनेशन का हम लोगों ने एक ब्लड बैंक बनाया था, वो भी हम उस डोमेन के अंदर भी काम करते हैं। जो आप लोगों की फेलोशिप है, विच इज बेसिकली द क्लाइमेट रेफ्यूजीज फेलोशिप, दैट फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिक्स्थ डोमेन, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एंड इफ वी मूव फॉरवर्ड, so now what is all about this fellowship, which is the climate refugees fellowship? तो अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दूं, इट्स अ 4-week इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें हम बेसिकली 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे, दैट इज द क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन एंड द पॉलिसी, और इनका आपस में जो एक इंटरप्ले है, हम उसके ऊपर अपना मेजर फोकस रखेंगे। उसके अलावा हमारा जो सेशन है वो बहुत हम इंटरेक्टिव सेशन रखना चाह रहे हैं, लाइक इट्स अ डिस्कशन एंड द एक्टिविटीज एज वेल, जिसके लिए ये एक 2-वे प्रोसेस है, तो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के बगैर हम इस फेलोशिप को इंटरेक्टिव नहीं बना सकते, एंड आई हाईली इंकरेज ऑल ऑफ यू कि आप लोग इस पूरी फेलोशिप के अंदर पार्टिसिपेट करें। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, आई हैव टू ऐड समबडी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, माय अपॉलजीज फॉर इनकन्वीनियंस, बट बच्चे हमारे पास साथ साथ आते रहेंगे, सो वी हैव टू ऐड। एंड ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द आउटकम, जो बेसिक इस फेलोशिप का आउटकम है जो हम लाना चाह रहे हैं इस 4 वीक की लर्निंग के अंदर, वो ये है कि हमारे पास एक अवेयरनेस पॉलिसीज होनी चाहिए, और जो हमारे पास एक एडवोकेसी की स्किल्स हैं, हम वो प्रमोट कर सके, बिल्डअप कर सके हमारे फेलोज के अंदर। अब why this fellowship matters? So basically you all are well aware about the climate change, कि किस तरीके से हमारे पास जो climate change है वो मल्टी डायमेंशंस के अंदर काम कर रही है, और किस तरीके से वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है नेगेटिवली इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जो हमारे पास ह्यूमन सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यूसली रीशेप हो रहा है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ग्लोबली देखें तो हमारे पास जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन है
वो बहुत राइज कर रही है, उसका ग्राफ हमारे पास बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, वो स्लो डाउन नहीं हो रहा, वो डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रहा, इट्स कंटिन्यूसली राइजिंग। तो बेसिकली इस फेलोशिप का जो मेन मकसद था या जो हम इस फेलोशिप के थ्रू करना चाह रहे हैं वो ये कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन है ये ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर और इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव में किस तरीके से काम कर रही है। एंड देन ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जो पाकिस्तान है मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में कैसे है। एंड देन वी नीड लाइक द यूथ ड्रिवन सोल्यूशन, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम वो कंट्री हैं जो हमारे पास मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ की है। लाइक आप देखिए हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जितनी डेमोग्राफिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो एक यूथ का एसेट है जो हम यूज कर सकते हैं। सो वी नीड द सोल्यूशन जहाँ पे यूथ की मर्जी होनी चाहिए, जहाँ यूथ का कंसेंसस होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन पॉलिसी एंगेजमेंट्स के ऊपर बात करें और उन सॉल्यूशंस पे बात करें जो बेसिकली यूथ ड्रिवन है। And then we have what are our fellowship objectives. So basically to understand the climate induced displacement, explore the climate conflict human security nexus. Guys, I just wanted to tell you something कि हमारे पास जो climate induced displacement है वो डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर काम करती है और वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इट्स लाइक इंटरडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन हम इस फेलोशिप के अंदर बिकॉज इट्स आवर स्टार्ट, तो हम जो अपना ग्राउंड सेट करेंगे या जो हम अपनी फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं इस फेलोशिप के अंदर, उसमें हमारा मेन फोकस होगा ह्यूमन सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट। इन दो डायमेंशंस में हम देखेंगे कि क्लाइमेट कॉन्फ्लिक्ट का क्या नेक्सस है एंड हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग द ह्यूमन सिक्योरिटी। तो हम इन दो एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे इस फेलोशिप के अंदर। थर्डली हम एनालाइज करेंगे लीगल एंड पॉलिसी गैप्स को, हम बिल्ड करेंगे एडवोकेसी को एंड पॉलिसी राइटिंग स्किल्स को, जिसमें ऑफ कोर्स इट्स अ टू वे प्रोसेस। वी हैव सम एक्टिविटीज डिजाइन फॉर यू, वी हैव सम असाइनमेंट्स फॉर यू जो आप करेंगे और देन आई थिंक आपके अंदर एक बेहतरीन स्किल्स पैदा हो सकती हैं कि आपने पॉलिसी की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो कैसे करनी है। एंड देन वी हैव टू एम्पावर द यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन। द होल पर्पज ऑफ दिस फेलोशिप इज टू empower you guys because you are the future of Pakistan। और अगर हम क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो ये जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन SDGs गोल्स हैं 2030 के, उसके SDG 13 से ये जिसे कहते हैं मुनासबत रखता है और उससे उसके पैरेलल ये काम करेगा। सो वी नीड यू गाइस टू बी एम्पावर्ड कि आप क्लाइमेट एक्शन के लिए काम कर सकें और स्पेसिफिकली क्लाइमेट रेफ्यूजीज की डोमेन में आप लोग काम कर सकें। So what you will learn is like what is the basic key difference between climate refugees, migrants and IDPs, जिसको हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड देन हम उसमें ग्लोबल और कुछ रीजनल डिस्प्लेसमेंट के ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे जो मेजर फोकस रखेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट नेक्सस पे रखेंगे, क्लाइमेट कॉन्फ्लिक्ट नेक्सस पे, तो हम उसके डायनामिक्स को पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव सम लीगल फ्रेमवर्क्स एंड प्रोटेक्शन गैप्स, हम उसको डिस्कस करेंगे एंड यू विल लर्न अबाउट दैट। और फिर हम कुछ क्लाइमेट फाइनेंस एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे थ्रू आउट दिस फेलोशिप। एंड देन अबाउट द पॉलिसी एडवोकेसी एंड आप किस तरीके से यूथ एंगेजमेंट के थ्रू कुछ इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द आउटकम्स एंड बेनिफिट्स जो आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले तो द होल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्लाइमेट रेफ्यूजीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो एक आउटकम है आपकी पॉलिसी आपकी फेलोशिप का। फिर आप पॉलिसी एनालिसिस के जो स्किल्स हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल और एडवोकेसी। अब यू ऑल आर थिंकिंग अबाउट कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है। सो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि जब तक एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर आपके पास एक सर्टेन नॉलेज नहीं होता या आप उस चीज़ को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ नहीं सकते, आप उस पर बात भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इवन कम्युनिकेट ऑन दैट सर्टेन टॉपिक। सो इस फेलोशिप के बाद यू गोना एबल टू टॉक अबाउट क्लाइमेट रेफ्यूजीज इन अ वेरी गुड मैनर। आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा टू सम एक्सटेंट कि आप बता सके कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज का जो इशू है वो रेलेवेंट कैसे है और उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑफ कोर्स you get your certification of completion and then there is a networking opportunities as well। और जहाँ तक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज की बात है, सो डू फॉलो ईच अदर ऑन लिंक्डइन अकाउंट्स और आप बुराक के पेजेस को जाके फॉलो करें। वी हैव मल्टीपल, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि हम लोग 9 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम कर रहे हैं। सो मे बी आपका जो डोमेन है वो कोई और भी हो सकता है, लाइक इंटरकनेक्टेड डोमेन्स है हमारे पास, तो आप बाकी अपॉर्चुनिटीज को भी जरूर विजिट करें। There are few code of conducts, there are certain principles जिसके लिए
आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। और कुछ प्रिंसिपल बुराक के ऐसे हैं जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन द रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इंश्योर करें कि आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करें डिस्कशंस के अंदर और अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर। आई हाईली इंकरेज ऑल ऑफ यू कि अगर आप अपने कैमरास को ओपन रख सके ड्यूरिंग सेशन, बिकॉज इससे थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन लगेगा। इट्स ऐसे नहीं लगेगा कि इट्स अ वेरी वन वे प्रोसेस, इट शुड बी टू वे प्रोसेस। तो उसके लिए आई हाईली इंकरेज ऑल ऑफ यू कि आप अपने कैमरास को ओपन करें। एंड गाइज बी पंचुअल एंड अटेंड ऑल द सेशन रेगुलरली। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग टाइमली ज्वाइन करें, ताकि हम लोग अपने जितना हमारा एक टाइम हमारी लिमिट है, हम उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। और आप देखिए, फेलोशिप इज़ वेरी सब्जेक्टिव, तो हमारे पास डिफरेंट ओपिनियन आ सकते हैं। वी हैव डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन इट, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी ओपिनियन एंड एवरी पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम एक बहुत सिविलाइज तरीके से इस चीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं। सो आई हाईली अप्रिशिएट कि इफ यू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, इवन दो इफ यू डोंट वांट टू एग्री विद समबडी, बट स्टिल रिस्पेक्ट शुड बी देयर। And do not engage in harassment, discrimination and inappropriate behavior. इसके ऊपर बुराक की ज़ीरो पॉलिसी है on harassment cases, on discrimination, on the basis of any kind of stuff, right? And then complete your assigned work timely, ताकि आप लोगों का हम लोग असेसमेंट कर सकें और इन दी एंड आपके पास कुछ प्रोडक्टिव हो आपके पास साथ लेके जाने के लिए। This is the Burak contact. You can contact us through this number via WhatsApp. We have our email account, email here, the Burak Association @gmail.com. We have our website and we have a further few more links जो मैं आपके साथ community में भी share कर दूंगी, तो आप kindly उसको ज़रूर visit कीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बुराक किन किन डोमेन्स में काम करती है और किस तरह से ऑपरेट करती है। सो दिस इज फॉर द ओरिएंटेशन सेशन। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, डू लेट मी नो। You can either like write in a chat box, or you can just raise your hand, or I'll address you. Ma'am, I would like to say कि you should also move your slides upwards क्योंकि आपकी screen stuck हो गई थी। Can you please tell me कि कहाँ से stuck हो गई थी? I guess it was कि आप जब वो outcomes की slides दिखा रही थी। ओके, ये सिर्फ आपके साथ है या सबके साथ ऐसा है? काइंडली मुझे बताइएगा। It's with everyone. It's with everyone. Okay, just give me a second. Guys, मेरी screen अब visible है? Yes, ma'am. So I would like to say कि आप एक दो दोबारा से थोड़ा सा इनको दोबारा से रिवाइज करवा दें। Objectives के बाद से? Outcomes के बाद से। Okay. These are some few of the outcomes and benefits basically, जिसमें हमारे पास strong conceptual understanding है, policy analysis skills है, advocacy और communication skills है, और हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है बेसिकली, जो आप सबको दिया जाएगा बुराक की तरफ से। और उसके अलावा आपके पास नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं आप लोग को यही कहूँगी कि जो आपकी जहाँ तक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो आप लोग एक दूसरे को लिंक्डइन पे फॉलो करें। आप लोग बुराक के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, आप उनको फॉलो करें, ताकि आपको पता लगे कि हम लोग किन किन डोमेन्स में काम करें। और दिस इज़ अबाउट द आउटकम्स एंड बेनिफिट्स। और ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, आई गेस ये तो और सबको समझ आ गए होंगे। और यहाँ पे हमारे पास बुराक की कुछ कंटेक्ट्स हैं जहाँ से आप हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं टू बी द पार्ट, इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ बुराक और यू वांट टू वर्क विद अस, आप हमारे साथ इन पे बात कर सकते हैं थ्रू दीज लिंक्स एंड कॉन्टेक्ट्स। एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी रिगार्डिंग दिस, प्लीज लेट मी नो। Okay. Guys, do you have any questions? Somebody has just raised the hand. Okay. Okay, guys, if you have no question, then I have a question for you guys anyways. So my question is that कि आप लोग, मेरे पास यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट 24 लोग हैं
सो आप लोगों ने इस फेलोशिप के लिए क्यों रजिस्टर किया था? आई हैव 3 क्वेश्चन फॉर एवरीवन। सबसे पहले तो आप बताएं कि आप लोगों का बैकग्राउंड कहाँ का है, लाइक आप लोग क्या फील्ड स्टडी कर रहे हैं। सेकेंडली मुझे काइंडली ये बताएं कि लाइक व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान एंड व्हाई यू जस्ट रजिस्टर फॉर दिस specific fellowship. So you can raise your hand and one by one we can take the answers. Okay, guys, I highly appreciate कि आप लोग participate करें because otherwise ये फिर बहुत one way process होगा. So I want it to be like two-way process. Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are. Yeah, can you repeat the questions? Yes, sure. First of all, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और जिसमें आप मुझे बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस चीज़ से है, आप कौन सी सिटी से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, एंड देन काइंडली टेल मी कि आपने स्पेसिफिकली इस फेलोशिप के लिए रजिस्टर क्यों किया था. Okay, can I go first? Yes, sure. Okay, my name is Umme Iman, and I study at University of Karachi. I'm studying international relations in my final year. I'm also doing a fellowship at Lincoln Corner PSCC. Also, due to my education in international relations, I am very on to climate change and all of the sorts of things that we are taught in international relations. That's why I chose this fellowship, because that's my main domain as well, that I'm going to choose for my next semester as my main course. Thank you, Miss Umayman. I highly appreciate this. Ma'am Kainat, you go next. Yeah, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaina Javed. I am not a student like up to an age. I am an experienced teacher teaching from past 5 years now in Beacon House. My subject expertise are environmental management. I am side by side pursuing my MPhil, and my domain of research is basically environmental management. And I feel like climate refugee part can be a great resource to add in that. Thank you. Thank you so much, ma'am, and we are honored to have you on board. And thank you so much कि आपने यहाँ पर register कराया. Guys, anyone else? Assalamu alaikum. Am I audible? Walaikum assalam. Yes, sir, you are audible. My name is Ali Raza and I am from Karachi, and currently I am doing MPhil in International Relations from University of Karachi. The reason why I have joined this fellowship because currently I am associated with WWF Pakistan, which is an organization that is primarily working for the climate change and environmental related affairs. एंड इसके अलावा आप सब जानते होंगे कि क्लाइमेट जो है इस वक्त हॉट टॉपिक है और पूरी दुनिया में जो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो रही है, इस पे काम हो रहा है. पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक है जो क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, क्लाइमेट चेंज से. तो इसके बारे में जानना ज़्यादा से ज़्यादा और आगाही रखना हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी मजबूरी भी है. दैट इज़ फ्रॉम माई साइड. Thank you so much, sir. We have Dr. Samrana. If I'm sorry if I'm butchering the name. Please, ma'am, go ahead. Assalamu alaikum. How are you? I'm Dr. Samrana Afzal, Assistant Professor, Department of IR, Fatma Jinnah Women University. And I am more than interested in your various programs. I have also already attended 2 of your workshops, a great work done by you people. And my area of expertise is international relations plus climate change governance. I have done my PhD from National Defense University in climate change. So I am more than interested in knowing climate migration and climate refugees concept, because I also teach international law and I want to combine climate change and international law in my studies as well as in my teaching. Thank you. All the best. Thank you so much, ma'am. We are honored that you are here. And then the next we have Miss Mariam Khan. Assalamu alaikum. I'm currently in college right now in A-levels. I'm studying law, and that is what I want to pursue in the future. I joined this fellowship because I feel like climate change obviously
one of our सबसे बड़ा major issues है, and you know आप लोगों ने mention किया कि policy making skills and advocacy वगैरह पे भी आप touch करेंगे, so I feel like इन दोनों I needed to do this because both of them were related, and you know we should be aware of our current issues. Thank you. Thank you so much, Miss Mariam. It's an honor to have you on board as well. Now we have Miss Bisma Jamil. Ma'am, you go next. Yes, Miss Bisma. Assalamu alaikum everyone. Apologies for the inconvenience. Firstly, I am a student of Global Studies Department in Government College University Lahore, and I am a student of 6th semester. So currently I'm going with the course Migration and Mobility, and as well as Globalization and the Natural Environment. So I just want to add here that why I am choosing this climate refugee fellowship, because I just want to enhance my knowledge on the migration and the globalization and natural environment and their connectivity, and how it connects and how it create impacts interdisciplinary on the world. Thank you so much, Ms. Bisma. It's really good to hear from you. Now we have Ms. Nabiha Khan Yousafzai. Ma'am, you are next. Hello everyone, Assalamu alaikum. All right, so Walaikum assalam. I hope you're doing well. All right, so I'm Nabiha Khan and I'm a space science graduate from University of the Punjab, and I graduated in 2023, and right now I'm working as a product manager at Cadumation, where I bridge the gap between there are complex engineering tools and some solutions, right? And beyond that, I am a competitive debater and a public speaker. And this particular background has taught me that the most urgent or scientific data is only as effective as the story we tell about it, right? So I've been, as you know, I have a degree in space science. There is this particular thing about this fellowship, which is regarding SDGs, right? So let's be honest, I didn't have a chance to explore it in my bachelor's, but right now when I have the chance to do so, I think I really want to know what actually these SDGs are and how are we going to move forward with them. I totally agree with what Mr. Ali said, and it was really nice hearing from Ayman as well. And yeah, so I look forward to this community and see what we can do about it. So that's all from my side. Thank you so much, Ma'am Nabiha. It's an honor to have you on board as well. Guys, if anybody want to add something, otherwise we have few messages in the chat box. So I'll go there. Okay, we have Mr. Asad Zulfikar. Sir, you go next, please. Assalamu alaikum, ma'am. Myself, Fatehullah Akbar, and I'm from Bhutan, and I'm currently doing BS Aviation Management from Air University, Multan. The main purpose of joining is that because everyone knows in aviation, there is a big problem of carbon emission from our aircraft, which are older, and they are harming our climate and environment. That's why I want to know that how to control and mitigate this thing. Thank you. Thank you so much, sir. We have a few of the people right in the chat box. We have Mr. Daniel Kamal. He's saying, hi everyone, I am the student of environmental sciences. My future plan is to work in this domain under the UN Charter, tackling the problem of climate change and energy crisis. This fellowship is quite unique. In Pakistan, this field is not touched by the professors. Only a few people are working, so that's why I believe this fellowship matters. Thank you so much, Sir Daniel. It's really honor to have you here as well. Then we have Miss Shahira Ishaq. I'm sorry if I'm butchering the name. Hi, I'm from Karachi, did my master in library information sciences, currently working as an assistant manager information commons, Habib University. I applied for this scholarship as I have done some of the work regarding bringing community together and people working for climate
change, justice, and want to know more about to create an impact. Thank you so much, everyone, for your kind response, and I highly encourage all of you to. Miss Nabiha, you want to say something? Oh no, I don't want to say something. I don't know why. Oh, It's okay, no raised. So sorry. No worries, no worries. So thank you so much, everyone. It's an honor कि आप सब लोगों ने इस particularly इस fellowship के लिए participate किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने diverse background से from all over Pakistan we have our participants. So it's a great honor. And guys, I really wanted to tell you that this fellowship is just a beginning. हमारे पास इसकी और भी अपकमिंग फेलोशिप्स होंगे जो क्लाइमेट रेफ्यूजी से ही रिलेटेड होंगे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर हम बेस से इसको समझें कि हमारे पास ये है क्या बेसिकली. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आज के दिन के हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन. एंड गाइज, जहाँ मेरी स्लाइड स्टक हो, काइंडली यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन जस्ट ओपन द माइक एंड लेट मी नो so that आप लोग को स्लाइड्स का पता होना चाहिए, otherwise it's impossible for me to just deliver something. So hello, ma'am. I just want to tell you that you can turn on the screen slideshow. It will be easy. Sure. present. Thank you so much, Samreen. We have our incredible team of Climate Refugees Fellowship here as well. I want you all to recognize Miss Samreen Raza. She is our co-partner and our teammate, and we both work really hard to just prepare whole thing from scratch. And आप लोगों के लिए जो पूरी fellowship हम लोगों ने design की थी, it's like 2-3 months of hard work. So I highly appreciate कि आप लोग इसमें participate करें, and I would love to deliver this. And it's not like कि मैं यहाँ पर सिर्फ deliver करने आई हूँ. I really wanted to learn from you guys as well, as you all are. You are more senior than me, और आप लोगों से सीखने का ही है. Burak is a platform for learning. आप कुछ सीख के जाएं, कुछ सिखा के जाएं, and this is whole purpose of this fellowship. So thank you so much, everyone. And now, without wasting any time, we just start our fellowships, Climate Fellowship Day 1. Okay. So guys, my name is Mosma Batul Rizvi, and I am the part of the team SDGs at Burak Association. And I'm honored to present our first, session of this fellowship. So starting from this is the table of content that we're going to discuss today, especially starting from the introduction of the climate refugees to the evolution. What is the climate refugees in global governance? What are the critique of climate refugee concept? And then we talk about the, climate refugees type. And then we talk about the drivers, which is basically what are the drivers of disaster in global patterns. So this is for today's session because it's like the introductory session. So we keep it simple so you can understand the basic terminologies and what is happening what is already happened in the world and why this is so severe issue. So हम इसके ऊपर बात करेंगे. So starting from the introduction. मैम, I would like to say कि जब आप अपनी screens को move करेंगी तो आपकी slides stuck हैं, so please आपकी screen को move कीजिएगा. Sure, sir. Yes, now the screen will be visible for all. Okay, so guys, table of content आप लोगों ने देख लिया? No, ma'am. It will be, can turn on the slideshow. Yes, ma'am. Yes, sir. Is it visible now? The slideshow is not visible right now, I guess. Okay. Okay. So starting from the who are the climate refugees? So basically, according to the International Organization for Migration, persons or group forced or choosing to leave their home temporarily or permanently due to the sudden or progressive environmental change are known as the climate refugees. And then we have the UNHCR, जो कहते हैं कि हमारे पास वो लोग जो displace करते हैं in the context of climate change or disaster, क्योंकि जो UNHCR है वो climate को as a threat multiplier देखता है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास यही लोग climate refugees में आ गए हैं. So basically जो हमारे पास climate refugees हैं वो हमारे पास that is directly related to our environment. So इनको climate refugees के अलावा they are also known as the environmental refugees.
Guys, just give me a second. I don't know what is. Okay. मैम एक्सक्यूज मी प्लीज स्लाइड शो के वो जो ऑरेंज कलर का बटन है ना वो दबाएं तो स्लाइड शो का आ जाएगा Yes, ऑप्शन yes, yes. Excellent, guys. Just give me a second. I'm really sorry. I'm not very good with technology stuff, so I hope so. इट्स इन द राइट कॉर्नर Yeah, yeah. You can press F5 directly too if you're using Sorry, can laptop. you please repeat? From the keyboard, press F5. Guys, just give me a second. Just give me a second, guys. Team, kindly check your WhatsApp. I'm sending you the details कि आप किस तरीके से स्लाइड शो कर सकते हो. Guys, sorry for the inconvenience. Please bear with us like for 2 to 3 minutes. Otherwise, you can have a chat little here and just give me a 3 to 4 minutes. All right. Meanwhile, I would like to float a question if somebody can answer this, specifically the people coming from the background of IR. When we talk about climate refugees, and we also talk about how Pakistanis, they're more now being a bit more stringent towards Afghanis going back to their own country. So how do you see this in the point of view of climate refugee thing that's happening? um I think you should repeat your question because I couldn't get it the first time. I'm really sorry for that. Yeah. Let me rephrase it in easy words. Like, we talk about climate refugee. We do know that how climate has a severe impact on the people who are displaced, right? But how do you see it merged with Pakistan's new motive regarding Afghanis going back to their own homeland? So how do you see that's going to impact them? Actually, this is a very, very interesting question. And I've been thinking about it, and doesn't it go against the idea of refugee? Yeah, that's somehow I agree too. But on the other hand,
that's why I was more interested in IR people answering this, because they do know the side part also, like the other part of the story too. So they can tell us that part. Yeah, I Hello. really need to know that. Hey, Kaina. Can I say some in it? Yeah, sure. Okay, so I have a little bit knowledge of it. I don't know if it's perfect or not. I read about it, and we had a course as well, international law. So what happened was, refugees are not a permanent status, all right? The country which they are in can send them back, all right? Also, the refugees are supposed to stay in a specific area, and only on certain basis they are allowed to have a, like, you can go outside, that sort of thing. Okay, so the refugees are supposed to stay in those specific areas, and the host country is supposed to provide for education, for jobs, or for housing and utility, all of the things. And the host country, when they see that the crisis in the country from which the refugee came from are over and there is no issue, and or the refugees are causing some trouble in the host country, then the host country has the right to send them back. Yeah, that's somewhat I know. All right, thank you so much. This is really insightful to understand that they have to stay at a specific place. But what about their kids who have just seen Pakistan as their homeland? How are we going to see it from IR's perspective? What I think is that I'll answer you in the next session. I'll read about it because I don't like to, talk before without authentic knowledge. But according to some of the things that I read, is that the refugee will not get the citizenship. Okay, so the child, I don't know about that, but nationality cannot be given to a refugee. So about the child, I don't know. I'll read about that for the next session. Thank you. Thank you, Emin. Thank you so much, Umaiman, for your insightful response, and thank you so much for question, Kainat. Ms. Kainat, that was really a insightful discussion. Anyone else up for the question discussion? Please feel free to impose the question. Then meanwhile we're resolving the issue. Could you please tell me what is your understanding of climate refugees, and as per your understanding, आप किन लोगों को categorize करते हैं as climate refugees, and what's your stance on that in general? I'm looking forward for the answers. Kindly raise your hand and then let me know. Okay, one person responded in the chat box. I'll be reading that. Rabia Tabish said that, as per my understanding, Afghan displacement to Pakistan is a mix of conflict, spillover, weak regional governance, climate stress on livelihoods, and geopolitics of burden sharing, where refugees sit at the intersection of security, humanitarian norms, and state interest. Yes, your response is really insightful. It is a mix of conflicts spillover. The refugees are really suffering right now because as you do the thing, when you make a country your homeland, there is a sense of security in you that you are like saying that this is my country now. And when the things turn over from the government, it really is a big disappointment and a really heartbreaking thing to see. So anyone else wanting to
Yes, Assalamu alaikum. Samavya. Yes, yes. The floor is yours. Hi, everyone. Based on my understanding, climate refugees are those people who are forced to leave their area or home country or specific region because of the environmental changes, be it floods, drought. For instance, if a flood occurs or there is a sea level rise near coastal areas and people are forced to leave that area, we consider them as climate refugees or environmentally displaced people. Yes, that's a correct response to that. Anyone else? Ali, I think Ali. Yes, I want to comment. Yes, go ahead. अच्छा मैम, जैसे कि डिस्कशन हुआ क्लाइमेट रेफ्यूजीज के हवाले से एंड इसके अंदर अफगान रेफ्यूजीज का भी एक क्वेश्चन किया गया, तो मैं ये समझता हूँ अफगान रेफ्यूजीज जो एक इशू है वो मोर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है क्लाइमेट रेफ्यूजीज से ज्यादा, क्योंकि अफगान जब वहां से माइग्रेट करके आए थे तब वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आए थे, क्लाइमेट ग्राउंड्स पे नहीं आए थे, वो क्लाइमेट रेफ्यूजी नहीं थे। अब भी अगर वो वापस जा रहे हैं वो तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है 40 साल से ज्यादा अरसे से उनका एक बर्डन अपनी इकोनॉमी पर बर्दाश्त कर रहा था, उनकी वजह से जो है हमारा पूरा एक सोशल फैब्रिक जो हमारी सोसाइटी का था वो एक तरह से डिस्टर्ब हो चुका था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया उन्हें वापस भेजा जाए। हाँ, अब अगर बात आती है क्लाइमेट रेफ्यूजीज की ऑन द साइड्स ऑफ अफगान, तो ये अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहां पे जो एक तालिबान की जो गवर्नमेंट है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें कैसे कैटर करते हैं, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक उन्हें एक तरह से सहारा दिया है, उन्हें अपनी इकोनॉमी का हिस्सा बनाया है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अफगानिस्तान की है, तो ये उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत है। Yes, Mr. Ali, your response was really insightful too. That is what we call the IR kind of perspective, where we see the both perspective. And you are right about that. That they're not here on climate refugee problem. They're with the humanitarian. So yes, your response was really insightful too. Anyone else wanting to pitch up? Guys, any of you want to tell me the difference between a refugee, climate refugee, and a migrant? If anybody has a rough idea. Yes, Samavya. Ma'am Samavya, you can go ahead, and Mr. Ali, you can speak too. Based on my understanding, a migrant can move to another place and it can be also voluntarily. But in case of refugees, they are forced to leave their area. It could be any reason, war or environmental changes. Yes, thank you for your response. This is a great point too. Yes, Mr. Ali, you were talking about something. You can go ahead. मैम समाविया ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, आई एम एग्री विद इट। I would also like to add one more thing, as Ali Raza also mentioned that the Afghan refugees we will not consider them as climate refugees because they did not move to Pakistan because of environmental changes. For instance, ये जो wars की वजह से refugees Germany में आए, I'm currently living in Germany, and they are also deporting Syrians and Ukrainians right now because there is a huge economic pressure right now on the government. The job opportunities are limited for their own people, and now they have to send those refugees back. So it's not the responsibility, like Ali Raza said, that the host country should accommodate for till the end all the refugees. So I think war refugees एक different topic है, और climate refugees जो है वो it's a totally different thing. Thank you so much, Thank you so much. We have Dr. Sanana. Ma'am, Yeah, floor can is I add yours. something?
Okay, sorry, I was not here. I had another meeting to attend. Okay, as far as your question is concerned, climate refugees and climate migrants, there is a different concept. Climate migrants it's a new terminology because it's a newer thing that is added into the refugee conception. And it is basically a descriptive terminology in general terms. And it is basically all the people who have moved or who are moving from one place to another due to the climate induced factors. This is basically what you mean by climate migrants. And they can be internal, they can be temporarily displaced persons as well as permanently displaced persons. Your urbanization is one of the key factor in that. But on the other hand, climate refugee is a concept that is related to a forceful component in that. And that was originally, it was not mentioned in 1951 Refugee Convention. That's why we cannot say Afghan refugees, they are part of, they are considered as climate refugees. They are not, because there were other humanitarian grounds, as Ali also said. And so it is in normative term, you can say climate refugees, it's a contested term, whether we can call them a refugee or not. So still it's, but most of the time we interchangeably use this migrant concept and refugee concept, especially related to the climate concept. Thank you. Thank you so much, ma'am. It's really insightful and we are honored कि हमारे साथ इतने senior लोग भी हैं. हम आपसे सीख भी रहे हैं और आप हमें guide भी कर रहे हैं. मैम के अलावा कोई और अगर कुछ add करना चाहें, just for a basic understanding, ताकि हमें idea हो जाए, ताकि you know we can go further. Anybody else? I encourage you all guys to just participate so that you know it's a two-way process. ऐसा ना हो कि सिर्फ हम ही बोलते रहें. It's very you know, ये बहुत अच्छा होता है कि अगर हम दूसरों की बातें सुन रहे हो, you know, we can grasp more. तो I really want any of you जो अपने perspective में जो आपकी basic understanding है, आप उसमें हमें बताएं, या आप इसको पाकिस्तान के context में या किसी और context में अगर explain करना चाहते हैं, so just go ahead. Another thing I want to add कि ये जो refugee का concept है ना, basically it is related to something that you have fear of being persecuted by somebody because of some factor, ठीक है? तो इसके अंदर आपका nationality का बहुत सारे और original factors आ जाते हैं. लेकिन जब हम especially इसको climate के form में देखते हैं, तो then this is all because of the environmental factors. You are forced to leave your place and you have to take refuge in some other country or some other place. It is basically across the border. उसके conception में थोड़ा सा आ जाता है. Thank you so much, ma'am. There's another question I really wanted to ask. Ali. Thank you, ma'am. So, guys, आप में से कभी कोई ऐसी जगह पे गया हो या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो जहाँ you have felt कि यार यहाँ पे climate refugees हैं, या विद इन पाकिस्तान आपने देखा हो कि हमारे पास इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, आपको लगा हो कि ये बिल्कुल ही यू नो एक रेफ्यूजीज वाली साइड पे आते हैं, एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज के अम्ब्रेला में आते हैं. सो अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा. Yes, Nabiha, Miss Nabiha, you can go ahead. Okay, I was trying to explain in terms of Pakistan that while I was working on my thesis in 2023, as we all remember that in 2022, Pakistan was hit by major monsoons, right? And we were able to see displacement in the areas of Sindh and Balochistan. So from that, I can recall that we saw the impact in areas like Khairpur and Jafrabad, and those entire villages, those were wiped out. And as you all know that farmers, they also lost their livestock and their fertile land, right? So those people, they were the refugees who were shifted right outside the outskirts of Karachi. So this is what I can recall and to add up to the this ongoing conversation. Thank you so much, ma'am Nabiha. Miss Bisma, you want to add something?
Yes, ma'am. Thank you for giving me this opportunity. Basically, in my second year of the university, we are going with the project on SDGs, which I want to relate it here. When we going on this project and we are studying the 2025 floods, we mentioned here that it really connected with the climate refugees, because people who are affected from the flood and living in the flood affected areas might prefer to migrate within the country, and here's we called it internal migration due to push and pull factors, like for opportunities or for sure for climate crisis due to floods, and because due to floods here there are no opportunities for them, so they might to prioritize to leave their motherlands or leave their villages for seeking or for standard survival. Thank you so much, ma'am Bisma. Thank you so much. Okay, now get back to our lecture. Guys, slides are visible now or not? Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Mr. Ali. Okay, so starting from the table of content, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, and I'm really sorry for the inconvenience. There is a technical difficulty. I'm really sorry for that. So basically आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है उसको हमने बहुत बेसिक रखा है, या जो आज हम पढ़ने लगे हैं उसको हम बिल्कुल जिसे कहते हैं एक हम फाउंडेशन बनाएंगे कॉन्सेप्ट की, और उसके बाद हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे. सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन. जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अभी हमें बताया कि वो रेफ्यूजीज के बारे में क्या सोचते हैं या एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज के बारे में क्या सोचते हैं. सो वी गोना डिस्कस दैट अ लिटिल बिट, एंड देन देयर इज एवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज, हम उस पर बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वी हैव द क्लाइमेट रेफ्यूजीज इन ग्लोबल गवर्नेंस, एंड देन वी टॉक अबाउट द क्रिटिक ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज, एंड देन देयर इज द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज as we discussed it a little bit in the discussion, and then what are the drivers, the slow and sudden onset disasters and in the global pattern as well. So next slide please. Okay, so who are the climate refugees? As I was talking about, कि हमारे पास जो एक परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज है वो एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास इंटरनेशनल डिस्कोर्स के अंदर, क्योंकि ये रिकग्नाइज कॉन्सेप्ट नहीं है. सो वी हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज बाय सम प्रेस्टिजियस एंड सम हाईली रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हमारे पास जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, जो बेसिकली डिफाइन करते हैं कि पर्सन्स और ग्रुप forced or choosing to leave their home temporarily or permanently due to sudden or progressive environmental change. तो हमारे पास वो लोग या उन लोगों का ग्रुप जिनको आप फोर्सफुली अपना घर या अपना होमलैंड छोड़ के जाना पड़े for a short period of time or for permanently because of some environmental changes, तो उनको आप refugees काउंट करेंगे. That is known as the climate refugees, और इनको हम environmental refugees भी कहते हैं. And then we have, according to UNHCR, जो basically UN की refugee agency है, उसके according हमारे पास हर वो person जो displaced हुआ in context of disaster और climate change, क्योंकि UNHCR के according हमारे पास जो climate change है या हमारे पास एक changing process of environment है वो threat multiplier है. अब threat multiplier का क्या मतलब होता है कि अगर directly ये आपको affect नहीं कर रहा climate, let's suppose कि आप किसी ऐसे area में हैं जहाँ पे आपने climate चेंज को फील नहीं किया, या अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा ड्यू टू द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्प्लीकेशंस आपके पास आएंगे. वो इन द फॉर्म ऑफ रेफ्यूजीज आ सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ फूड इनसिक्योरिटी आ सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स स्कार्सिटी आ सकते हैं. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे जरूर इम्पैक्ट करेगा. सो इसको हम थ्रेट मल्टीप्लायर कहते हैं. तो वो UNHCR कहते हैं कि अगर क्लाइमेट की चेंज की वजह से कोई डिस्प्लेस होता है, सो दिस इज द क्लाइमेट रेफ्यूजीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, so now we're going to talk about the evolution of climate refugees. So basically हम 1970s से start करेंगे और हम इसको UN के जो 2030 Sustainable Development Goals हैं, जो UN के हमारे पास SDGs जिसे आप कहते हैं 2030 के, हम उस तक इसका एक evolution पढ़ेंगे, एक पूरा process पढ़ेंगे. And I highly encourage all of you कि अगर आप लोगों ने कुछ इसमें add करना हो and you have any question regarding that, just raise your hand, I'll address you और हम आपका comment या question लेंगे.
So if we talk about the evolution of the climate change, climate refugees, so it started from 1970s. अब 1970 से हमारे पास कैसे स्टार्ट होता है? We have a normative foundation for that. सबसे पहले हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहते हैं, जो स्वीडन में हमारे पास हुआ था, उसने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया था. अब हमारे पास जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है बेसिकली, अब वहां पर 122 कंट्रीज मौजूद थे इस डिक्लेरेशन के अंदर, जिसमें से 70 कंट्रीज ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो पुअर कंट्रीज हैं उनको इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करना चाहिए. अब ये डिक्लेरेशन हमारे पास था क्या? ये डिक्लेरेशन बेसिकली 26 प्रिंसिपल हैं जो मार्क करते हैं हमारे पास अ बिगिनिंग ऑफ नेगोशिएशंस or a dialogue between the developing and the developed world, you know, between the global north and the global south. I hope you all guys are aware of the concept of global north and south. If yes, could someone tell me? And if not, then I'll tell you. Anybody? Yes, actually global north is developed and industrialized states, and global south are developing and agricultural states. थैंक यू मिस्टर अब्दुल मुक्तदिर. बिल्कुल ऐसी ही है. हमारे पास जो ग्लोबल नॉर्थ है वो हमारे पास वेस्ट और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, जबकि हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एज सच नहीं है, जो अभी भी एग्रीगेरियन स्टेट्स हैं हमारे पास, उनको हम ग्लोबल साउथ के अंदर काउंट करते हैं. सो दिस डिक्लेरेशन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया या एक चीज पे एग्री किया गया कि हमारे पास जो ग्लोबल साउथ है और जो ग्लोबल नॉर्थ है, हम उन दोनों के दरमियान में बैठ के हम लोग निगोशिएशंस करा सकते हैं या हम डायलॉग करा सकते हैं. सो बेसिकली इन्होंने इंटरकनेक्ट कराया डेवलपमेंट को और एनवायरनमेंट को, ताकि हम लोग जो हमारा एनवायरमेंटल डिस्कोर्स है उसके अंदर हम डेवलपमेंट को इंटीग्रेट कर सकें. यस मैम, डॉक्टर समराना. Gigi, there's another difference between global north and global south, because global north, they are the historical emitters, and global south, they are the recipient of the climate vulnerabilities and all climate associated threats. But global north has historically polluted all the environment. So naturally, north's responsibility, they are more responsible towards climate actions, and they are more responsible to deal with. And a very common kind of principle is associated with this, CBDR, common but differentiated responsibilities. That is actually a north-south divide kind of concept, जिसमें ये है कि almost all have the common responsibility to deal with environmental hazards, but global north being historical emitters, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है towards environmental hazards और उनकी problems को deal करने के लिए. Thank you. Thank you so much, ma'am. It's really nice of you for explaining this in such a comprehensive way. We highly appreciate it. बिल्कुल ऐसी है जैसे हमें मैम ने बताया. So basically इस डिक्लेरेशन के अंदर आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, और इस डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 113 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 70 ने एग्री कर लिया था कि हमारे पास ऐसा एक डिक्लेरेशन होना चाहिए. इसमें 400 NGOs इन्वॉल्व थी. There are number of journalists, renowned journalists, जिन्होंने इनको आकर अटेंड किया था. और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हमारे पास 1500 से ज्यादा जर्नलिस्ट थे जिसने इस चीज को रिकॉर्ड किया था, और जिन्होंने प्रॉपरली एक इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स के अंदर इसको काम करना स्टार्ट किया था कि हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स का लिंकेज क्रिएट किया गया है. और यहाँ पर हमारे पास 19 इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज थी जिन्होंने कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिक्लेरेशन, जिसने एक फाउंडेशन सेट कर दिया. इस दैट्स व्हाई हमने इसको नॉर्मेटिव फाउंडेशन कहा था. इवन दो इट्स नॉन बाइंडिंग, बट स्टिल देयर इज अ नॉर्मेटिव फाउंडेशन टू इट. एंड देन इसके अंदर हमारे पास एक असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बताया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एक रिपोर्ट असेसमेंट की जाएगी कि हमारे पास ऐसी कौन सी इकोनॉमिक या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं जो हमारे डायरेक्टली इन्वायरमेंट को थ्रेट कर रही हैं, तो उसके लिए फिर कोपिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा. सो दीज आर द टू बेस्ट थिंग दैट हैपेंड हियर. और अगर हम फर्दर इस पे बात करें, सो द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इंटीग्रेट माइग्रेशन इनटू डेवलपमेंट डिस्कोर्स. तो जहाँ बेसिकली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि माइग्रेशन ड्राइवर है ये. इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि हर वो जगह जहाँ पे हमने देखा कि कोई इन्वायरमेंट थ्रेट है, इन्वायरमेंट थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजास्टर और एनी काइंड ऑफ environment related stuff,
उसको एज अ माइग्रेशन ड्राइवर देखा गया। अब उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइग्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया हमारे पास। एंड देन दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द क्लाइमेट रेफ्यूजीज कि लीगली हमारे पास रेफ्यूजीज के लिए वी हैव अ प्रॉपर कन्वेंशन इन 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन अंडर यूनाइटेड नेशंस, बट फॉर क्लाइमेट रेफ्यूजीज देयर इज नो लीगल बेसिस और कन्वेंशन और एनीथिंग, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लीगल प्रॉब्लम जनरेट होता है। अब 1951 refugee convention is like a spirit for our fellowship, and we have dedicated a whole lecture for this convention, क्योंकि इस convention से ही हमें मालूम चलेगा कि किस तरीके से जो हमारे पास climate है या environment है उसको एज अ बेस नहीं बनाया गया टू रिकॉग्नाइज अ रेफ्यूजी। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो पर्सन है वो एक लीगल लिम्बो के अंदर है, दे हैव नो लीगल बेसिस कि वो अपने राइट या ड्यूटीज के बारे में पूछ सकें। मोस्टली यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन जो हमारे पास है वो यहीं से स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ द नो लीगल बेसिस फॉर दिस। सो दिस इज द लीगल प्रॉब्लम दैट क्लाइमेट रेफ्यूजीज आर फेसिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so now we have the Nansen initiative, one of my favorite initiatives जब मैं इसको स्टडी कर रही थी या जब मैं इसको पढ़ रही थी। बेसिकली हमारे पास COP16 हुई मेक्सिको के अंदर इन 2010। अब जब हमारे पास COP16 मेक्सिको के अंदर हुई तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज को रिकॉग्नाइज किया गया था। Any of you aware of COP16? Do you guys are familiar with the concept of COP? आई गेस जिनका IR का बैकग्राउंड है उनको पता होगा, या एनवायरनमेंट के बैकग्राउंड से। अगर इफ यू डोंट नो जस्ट लेट मी नो, और इफ somebody wants to tell me कि क्या होता है, so I highly appreciate that. Anyone guys? Yes, Miss Samavia, go ahead. So COP is organized under the United Nations Framework Convention, specifically on climate change, where they set specific climate targets, for example, till 2030, 2050, or so on. And then they negotiate the emissions permissions, or also there are discussions on climate finance. Thank you so much, Ma'am Samavia. Exactly, हमारे पास जो COP है, this is known as the Conference of Parties, जो UNFCCC के अंदर हमारे पास होती है। So basically जो हमारे पास environmental governance के अंदर जितनी भी चीजें हो रही होती हैं उसमें COP का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जो हमारे पास COP16 है वो मेक्सिको के अंदर हुई, और वहाँ पर हमने environmental refugees को for the very first time हमने recognize किया। उस COP16 की बेस के ऊपर हम लोगों ने देखा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसे नैनसन इनिशिएटिव कहते हैं। ना जो नैनसन कॉन्फ्रेंस है बेसिकली वो 2011 में ऑस्लो के अंदर हुई थी। अब इट्स अ स्टेट लेड कंसल्टेटिव प्रोसेस जहाँ पे कंसेंसस बिल्ड करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए कि एक एजेंडा सेट किया जाए कि जो पीपल डिस्प्लेस हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर, हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर सकें। सो इट्स अ काइंड ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग। तो हमने देखा कि जो नैनसन कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे हमारे पास नैनसन इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एजेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो आई 2015 के अंदर, जिसका हमारे पास एम था टू इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग एंड टू प्रोवाइड अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, और हमारे पास आइडेंटिफाई किया जाए उन इफेक्टिव प्रैक्टिसेस को जिनके थ्रू हम लोग क्रॉस बॉर्डर जो डिजास्टर हैं या डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनकी मदद कर सके। और इसमें जो हमारे पास स्ट्रैटेजी थी बेसिकली, दैट स्ट्रैटेजी इज टू अप्रोच दैट कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इफेक्टिव प्रैक्टिसेस की बाय द स्टेट्स, उनको और जो हमारे पास सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फ्रेमवर्क्स को इंटीग्रेट किया जाए स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए, विच इज ऑल्सो अ प्रपोजल बाय द स्कॉलर्स कि अगर आपने क्लाइमेट रेफ्यूजीज के टॉपिक पे काम करना है या आप चाहते हैं कि इसका एक सोल्यूशन निकले ऑन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और द लीगल बेसिस, तो आप अपना जो रीजनल फ्रेमवर्क है उसको इंटीग्रेट करें उस पॉलिसी के साथ। सो नैनसन इनिशिएटिव जो है वो क्रॉस बॉर्डर डिस्प्लेसमेंट को ही एड्रेस करता है। एंड आफ्टर दैट कैन यू प्लीज मूव द स्लाइड्स, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारे पास जो ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस है हम इसमें पॉलिटिकल रिकग्निशन की बात करेंगे। नाउ दिस रिकग्निशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास कंटेम्प्रेरी इरा के अंदर है। वी स्टार्टेड फ्रॉम 1972, नाउ वी आर इन लाइक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट, जो बेसिकली हमारे पास जो
called for like stronger migration के बारे में ये बात करते हैं कि जो आपके climate refugees हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, एंड इट इज अडॉप्टेड बाय ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज जो यूएन की मेंबर थी ऑन सितंबर 19, 2016. सो बेसिकली ये एक लैंडमार्क पॉलिटिकल कमिटमेंट है. इससे पहले हमारे पास जितने भी इनिशिएटिव्स आ रहे थे या जितना भी इस स्पेसिफिक डोमेन में काम हो रहा था वो नॉर्मेटिव था, वो नॉन बाइंडिंग था. लेकिन हमारे पास जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है, इट्स ऑल्दो अ नॉन बाइंडिंग फैक्टर बट इट्स अ पॉलिटिकल कमिटमेंट, जहाँ पे हमारे पास जो स्टेट्स है उन्होंने एग्री किया कि हम एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्स बनाएंगे फॉर दिस लिबिलिटी जो हमारे पास हो रही है. और इसमें हमारे पास जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है और जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात हुई थी उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था. सो जो इसके की ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पास वो ये था कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ह्यूमंस या ऑफ द क्लाइमेट रेफ्यूजीज जो हमारे पास बॉर्डर मूव करके दूसरी स्टेट्स या होस्ट स्टेट्स के अंदर आ रहे हैं. फिर इस डिक्लेरेशन के अंदर इस चीज़ को इंश्योर कराया गया कि जो हमारे पास होस्ट स्टेट्स हैं जो बेसिकली उन सारे रेफ्यूजीज को होस्ट करेगी, लाइक क्लाइमेट रेफ्यूजीज को या किसी भी तरह के रेफ्यूजीज को होस्ट करेगी, उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. लाइक वी हैव टर्की, वी हैव जर्मनी, वी हैव पाकिस्तान जिन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रेफ्यूजीज को होस्ट किया है. तो उनके लिए एक बनाया गया कि यस हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे. एंड देन कि हमारे पास जो एक ड्यूरेबल सोल्यूशन है, लाइक जो होस्ट कंट्रीज हैं और हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और एक ऐसे सोल्यूशन लेके आएंगे जो क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगा और उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन का बाइस नहीं बनेगा. अब एक्सप्लॉयटेशन को कॉम्बैट करने का भी तरीका न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में बताया गया कि हम जीनोफोबिया को फाइट करेंगे और हम ऐसी मेजर्स लेने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे पास जो क्लाइमेट रेफ्यूजीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनैलिटी, रिलीजन और एनी अदर थिंग, तो उसको हम कॉम्बैट कर सकें. इसी के रिजल्ट में हमारे पास न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के रिजल्ट में वी हैव द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन. अब यह हमारे पास क्या, इट्स अ फर्स्ट एवर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो निगोशिएट किया गया था अंडर यूएन टू कवर ऑल डायमेंशंस. अब इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसके 3 पिलर्स हैं जिसको हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये कि इसका कंप्रिहेंसिव स्कोप था, ये एड्रेस करता है ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स एट द सेम टाइम, कि माइग्रेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको इसके अंदर कवर किया जाएगा. एंड देन ये एक नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है. एनीबडी नो अबाउट द बाइंडिंग एंड द नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स? एनीवन? गाइज आई हाईली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग मुझे अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग से रिलेटेड, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द आंसर्स. यस मैम, समाविया. So if an agreement is binding, the countries have to follow it. Otherwise, there will be legal consequences. But on the other hand, if it's non-binding agreement, then they may agree in principle, but they don't have to follow it. And if they don't follow it, there won't be any legal consequences. Thank you so much, Ma'am Samavia. Ma'am Kaina, thank you so much for your answer as well. Exactly, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट इसको बनाया गया, यानी कि ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था या एक नॉन बाइंडिंग तरीके से इसको लाया गया था. इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्टेट की सॉवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट किया गया था इसमें कि इफ यू वांट यू कैन जॉइन दिस, अदरवाइज आपके पास आपके ऊपर कोई लीगल रिप्रिकॉशंस नहीं होंगे. यू डोंट हैव टू फेस द लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस. तो इसमें एक बहुत एक सॉफ्ट नेचर का इसको बनाया गया ताकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसको अडॉप्ट करें. और ये हमारे पास 2018 के अंदर आया था ये. सो इट्स मीन कि इसको अलाइन किया गया विद द यूएन एसडीजीज ताकि हमारे पास एक मोर इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल माइग्रेशन सिस्टम का रेगुलेशन सिस्टम बनाया जा सके. देन क्लाइमेट नेगोशिएशन एंड डिस्प्लेसमेंट अंडर UNFCCC ऑन क्लाइमेट चेंज डिस्प्लेसमेंट गेन प्रोमिनेंस. COP24 के अंदर हमने ऑफिशियली क्लाइमेट मोबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया था. COP26 के अंदर वी फोकस ऑन द मिटिगेशन टारगेट विच इज 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. डिबेट है इसके ऊपर जो कि हम इन फ्यूचर इसके ऊपर कर सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक. हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट नेगोशिएशंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट किया गया था
ताकि आपकी जो सॉल्यूशंस हैं उसको ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके एंड फॉर एवरीवन बनाया जा सके, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप किस कंट्री से हैं, आप किस कम्युनिटी से हैं, इसके ऊपर आपको जज ना किया जाए। एंड देन वी हैव COP27 जो इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पर कि लॉस एंड डैमेज फंडिंग होगी। अब लॉस एंड डैमेज फंडिंग का ये मतलब है कि एवरीथिंग जो आपका एक जैसे कहते हैं ना एनवायरमेंट रेफ्यूजीज के पर्सपेक्टिव के अंदर, कि लेट सपोज आपकी कंट्री के अंदर क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं जो आ रहे हैं और उनका फ्लो कंटिन्यूअस है, जैसे आप समझ लें कि सीरियन इन्वायरमेंटल रेफ्यूजीज हैं, वो इजिप्ट की तरफ मूव करते हैं या वो किसी और नेबरिंग कंट्री की तरफ मूव करते हैं, तो लॉस एंड डैमेज फंड उस होस्ट कंट्री को सपोर्ट करेगा टू इंश्योर कि जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज हैं, उनको इंश्योर किया जा सके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड बाय द वे द लास्ट पॉइंट आई रियली वांट कि आप सारे इसको बहुत गौर से देखें, द साइंटिफिक वैलिडेशंस। जितना हम लोग काम कर रहे थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1972 टिल नाउ, ये कोई नॉर्मेटिव डिबेट नहीं थी, इसकी बिल्कुल लीगल और साइंटिफिक वैलिडेशंस थी हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, इन्होंने कंफर्म किया कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो सच में एक जैसे कहते हैं ना थ्रेट मल्टीप्लायर है। इट्स अ थ्रेट दैट कैन कन्वर्टेड इनटू द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, क्योंकि इन्होंने कंफर्म किया कि हमारे पास सी लेवल राइज हो रहे हैं। सी लेवल राइज क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं या जो आपकी कम्युनिटीज कोस्टल एरियाज में रहती हैं, जो हमारे पास कोस्टल स्टेट्स हैं, उनकी लाइफ एट स्टेक है। वहां से हमारे पास रेफ्यूजी क्राइसिस पोटेंशियल हो सकता है, या जो अभी भी हमारे पास माइग्रेशन के मूवमेंट्स हैं वो वहां से आ रही हैं, तो इसका मतलब कि रेफ्यूजी फ्लोज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। एक्सट्रीम वेदर पैटर्न, ओके, देयर इज वन थिंग इन वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो मैं पढ़ रही थी गूगल स्कॉलर के ऊपर, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमारा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है या हमारे पास क्लाइमेट का इशू है, सो वी टॉक अबाउट ओनली फ्लड्स। हम सिर्फ फ्लड्स के बारे में बात करते हैं, और आप देखेंगे हमारे पास जब भी फ्लड सिचुएशन होती है हमारी गवर्नमेंट रिएक्टिव पॉलिसीज अपनाती है, बिकॉज पाकिस्तान में जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो बहुत रिएक्टिव है। सो वी जस्ट कंसीडर फ्लड एज एज अ क्लाइमेट थ्रेट, हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वी हैव हीट वेव्स एज वेल, देयर आर नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम heat waves, that is also a consequence of weather patterns। तो हमारे पास जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं उसकी वजह से भी हमारे पास ये आता है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं गर्मियों में जब बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है, दे मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ, दे मूव टूवर्ड्स द माउंटेन्स, जहाँ पे हमने देखा कि फिर हमारे पास एक इंटरनली डिस्प्लेसमेंट का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। देन इससे फूड सिक्योरिटी हमारे पास इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स कंपटीशन बढ़ जाता है। एक कंट्री जो ऑलरेडी रिसोर्स के अंदर बहुत स्कार्स है, स्कार्सिटी को फेस कर रही है, वहां पर अगर एक बल्क ऑफ ह्यूमन बींग्स आएंगे एज ए रेफ्यूजीज, तो ऑफ कोर्स आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, एंड द फीलिंग ऑफ xenophobia। एनीवन इज familiar of the concept of xenophobia? Anyone, guys? If you're comfortable, just open the mic. Otherwise, you can also write in the chat box. I think it's headed for foreigners. Sir, आपकी आवाज बहुत कम थी, मुझे समझ नहीं है। Can you please repeat? Ma'am, I think it's headed for foreigners. Yes, kind of. इसमें हमारे पास yes, Mr. Ali Reza, go ahead. अच्छा मैम, जेनोफोबिया एक ऐसे नोशन को और ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं जिसमें हम गैर मुल्क से आने वाले लोगों को अपनी सरजमीन पे बहुत ज्यादा एक सस्पिशियस और एक यानी कि नफरत की निगाह से देखते हैं, जैसे कि हम यूरोप में देखते हैं एट द टाइम ऑफ नाजीज्म, जो ज्यूज को जिस किस्म के बिहेवियर का सामना था, एंड उसी प्रिंसिपल पे आज ज्यूज जो है पैलेस्टीनियंस के साथ कर रहे हैं। Thank you so much, sir. Ma'am, Sameen के लिए fear, distress or hated for people from other culture. Thank you so much, all of you, for your response. Exactly, xenophobia is like कि आपकी जो अपनी कौम है वो insecure हो गई है of the people coming out of another country, totally opposite country। ये हमने जब हमारे पास अफगान refugees आए थे,
So you have witnessed that कि हमारे कुछ not all over the society but some segment of the society जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ओके अफगान आए हैं यहाँ पर, so हमारे जो businesses हैं they will be taken, और कुछ भी हो सकता है कि हर जगह अफगान ही होंगे और पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिलेगा. It's a kind of xenophobia and it's not like कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, it's all over the world, हर जगह पे ऐसा होता है. So you are completely right. Next slide please. Okay, so climate refugees के ऊपर हमारे पास अब बेसिक मसला क्या है? So what are the basic critiques of that? So हमारे यहाँ पे दो चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करें. There are multiple, you know, आप जितना इसको पढ़ेंगे you can have a multiple dimensions of studying it. Because मैंने जैसे अपनी introduction में और orientation में भी आपको बताया कि we will be focusing on just two. One the legal aspect of course क्योंकि हम इसमें convention को cover करेंगे and all that. Second is like what is the conflict क्लाइमेट का जो नेक्सस है एंड व्हाट इज द क्लाइमेट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी. तो हम इन दो डायमेंशंस में इसको देखेंगे. तो अगर आप यहाँ देखें, सो देयर इज अ लीगल गैप दैट इज UNHCR इनिशियली रिजेक्टेड द टर्म क्लाइमेट रेफ्यूजीज. हालांकि अब इन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है, बट इनिशियली इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस टर्म को क्योंकि इन्होंने आर्ग्यू किया था कि ये ब्लर करी है उस डेफिनेशन को जो 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर है. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट करने का प्रोसेस है उसको हम क्लाइमेट माइग्रेंट्स को नहीं दे सकते क्योंकि पॉसिबली इट कुड इवन इट कुड वीकन द कन्वेंशन. और हमारे पास जो क्लाइमेट का जो मसला है उसको वो और हमारे पास जो 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन है वो आपस में कोलाइड कर जाएगा, या वो एक सॉलिड बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर असाइलम, फॉर रेफ्यूजी एंड फॉर एवरीथिंग, वो हमारे पास फिर मैकेनिज्म नहीं रहेगा. So ये इसके ऊपर एक लीगल डिबेट है. There is still no concept of climate refugee in legal discourse. So the student with the background of law, you can work on this topic. This topic has a potential. It's a crisis and it's a contemporary big issue. So I highly encourage those जो law से related है कि आप लोग इस पे काम कर सकते हैं. And people should work on this topic because number of yes ma'am. Sorry. I want to add something. In fact, this is the hottest topic of the current situation because climate refugee जो है ना आपका सबसे ज़्यादा national security threat है और climate security के लिए बहुत important है. Exactly मैम, बिल्कुल इसी तरीके से है. That's why we want every policy maker, we want every legal expert to work on this particular topic ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज को अगर लीगली नहीं माना जा रहा तो उसकी कंसिक्वेंसेस सिर्फ आपकी स्टेट तक नहीं रहेंगे, वो रिजिड पे जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो आपका एक ग्लोबल क्राइसिस जनरेट कर देंगे. एंड देन वी हैव ह्यूमन सिक्योरिटी कंसिडरेशन. अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें तो क्लाइमेट डिजास्टर इंटरसेक्ट विद एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज इन द ग्लोबल साउथ अफेक्टिंग रिकवरी एंड रिटर्न. तो हमारे पास जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको हर तरह की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा. लीगल के इस तरीके से लेट्स सपोज आई एम अ क्लाइमेट रेफ्यूजी और मैं अपने एरिया से मूव करके किसी बॉर्डरिंग एरिया में चली जाती हूँ. अब मेरे पास कोई लीगल बेसिस नहीं है कि अगर मेरे साथ किसी भी तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशन होती है तो मैं किस कोर्ट में जाऊंगी, कौन सी पॉलिसी मेरे पे इम्प्लीमेंट की जाएगी, या मेरे ऊपर कौन से कानून है जो नाफिज किए जाएंगे. सो इट्स अ बिग लीगल इशू. देयर इज अ लीगल गैप क्योंकि आप लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते उसमें. देन वी हैव द फैक्चुअल जो हमारे पास एक डिफिकल्टीज है वो ये आ सकती है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया आप उसको दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते या रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. इट्स मोर अप्रोप्रिएट. जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एक दफा तबाह हो जाता है उसको दोबारा बनाने में यू नीड मनी, यू नीड टाइम एंड यू नीड द सिंसियर पॉलिसी मेकर्स जो कि आपके लिए दोबारा से उस चीज को लेकर आए. बट अनफॉर्चुनेटली इन ग्लोबल साउथ हमारे पास जो भी अपेरेंटली चीजें नजर आने वाली हैं उन चीजों पे काम किया जाता है. लाइक ग्रास रूट लेवल पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता. सो दैट्स व्हाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इशू है उसमें भी हमारे पास ये होता है क्योंकि क्लाइमेट रेफ्यूजीज की कोई ना लीगल बेसिस है ना उनके पास कोई ऐसी पॉलिसीज है जिनके थ्रू वो काम कर सके. सो ऑफ कोर्स उनके लिए रहने के भी बहुत मसाइल आते हैं. एंड देन देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एज वेल कि आपके साथ पीपल फील सॉरी अबाउट यू कि आप क्लाइमेट रेफ्यूजी हैं पर वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते. लेट्स सपोज आपके एरिया के अंदर कोई क्लाइमेट रेफ्यूजी है, आप कोशिश करेंगे कि उनके साथ यू हैव अ कंपैशन फॉर देम, यू हैव अ सिंपैथी एम्पैथी फॉर देम, बट आप कोशिश करेंगे कि हमारे एरिया से चले जाएं बिकॉज रिसोर्स कंपटीशन बढ़ रहा है, बिकॉज
जॉब हंटिंग का कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन आपकी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, so it create a humanitarian crisis, a humanity distrust, mistrust and everything, जिसकी वजह से हमारे पास जो climate refugees हैं वो ultimately हमारे पास उनको discrimination face करनी पड़ती है. Next slide please. Okay, so this is like types of climate refugees. If you read about climate refugees, there are multiple bases जिनके ऊपर आप climate refugees को डिवाइड कर सकते हैं या उनके टाइप्स पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको दो ही एस्पेक्ट में देखेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और हम इसके कुछ नंबर्स देखेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि ये कितना शॉकिंग है हमारे लिए, और आने वाले 5-10 सालों के अंदर इट्स अ बिग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो ग्लोबल क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा. और बिकॉज climate refugees and the issues like refugee crisis, that they don't respect the boundaries. It's a transnational issue, it's a transboundary issue. अगर ये आज जर्मनी में हो रहा है, अगर ये आज लैटिन अमेरिका में किसी जगह पर हो रहा है, अगर आज ये मिडल ईस्ट में हो रहा है, सो ये घूम फिर के आपकी कंट्री की तरफ भी जरूर आएगा, because it's a transboundary issue. So it's very important to understand कि climate refugees क्या हैं और इनमें कितना हमारे पास threat जो है ना threshold cross हो रहा है. So if we talk about the internal climate refugees or internally displaced people, they constitute the largest share of climate-induced displacement globally. Now, according to the United Nations High Commissioner for Refugees, by the mid of 2024, there were approximately 72.1 million people internally displaced due to conflict and violence alone, representing nearly 3/5 of the forcibly displaced population. Now, अब ये वो नंबर है जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट या किसी वायलेंस की वजह से, जो एक टिपिकल डेफिनेशन है रेफ्यूजीज की, उसकी वजह से जो हमारे पास रेफ्यूजी जनरेट होते हैं या जो रेफ्यूजीज बनते हैं, ये उनका नंबर है. बट जब यही डिजास्टर आ जाता है और वो इन्हीं क्लाइमेट फैक्टर्स के साथ इंक्लूड हो जाता है, तो इससे आपका नंबर और ज्यादा अलार्मिंग हो जाता है. इसका मतलब है एक जगह है जहाँ पे ऑलरेडी रेफ्यूजीज का मसला है, लाइक वहाँ पे ऑलरेडी वायलेंस है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ केओस देयर, और वहाँ पर आपके पास एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाता है, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्राफ है उसको बूस्ट मिलता है और वो हाई हो जाता है. अब जब आपका ग्राफ हाई होगा, सो अकॉर्डिंग टू द Internal Displacement Monitoring Center reported that 75.9 million people were living in the internal displacement in 2023, with 7.7 million displaced specifically by disasters such as the floods, the storms and the droughts. अब 75.9 million में से 7.7 million वो लोग हैं जो internally displaced हैं because of the disaster. अब वो refugees की कैटेगरी में नहीं आते, वो IDPs की कैटेगरी में नहीं आते, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? बिकॉज आपने लीगली क्लाइमेट रेफ्यूजीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया. सो दैट 7.7 मिलियन पीपल, उनके ह्यूमन राइट्स एट स्टेक हैं, उनके पास कोई राइट नहीं है, वो किस पॉलिसी के तहत खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज यही ग्राफ अगर इसी जिसे कहते हैं ना इसी तरीके से ऊपर जाता रहा, तो अल्टीमेटली इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन across the globes. And according to the estimates, by 2030 this number further increase over 83 million IDPs globally, demonstrating a rapidly intensifying crisis. Next slide please. Thank you. So a significant feature of internal climate displacement, it is its frequency and repetition. अब हमारे पास जो एक सिग्निफिकेंट फीचर है क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट का, वो इसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर है, वो इसकी रेपिटेशन में है. अब इसका क्या मतलब है हमारे पास? इसका ये मतलब है हमारे पास कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारे पास एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस जनरेट हो रहा है, लेट सपोज आप सी लेवल राइज की बात कर लें, जो हमारे पास कोस्टल एरियाज है, वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका लेवल राइज करे और आपके रेफ्यूजीज नहीं बन रहे. अब उन रेफ्यूजीज को फेयर ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं है, उन रेफ्यूजीज को किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करनी पड़ रही अपनी कोस्टल एरिया के अंदर. बट जब वहां पर वो कोस्टल एरिया रहने के काबिल ही नहीं रहेगी, तो वो रेफ्यूजी जब वहां से मूव करेंगे तो आप उनको किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे?
सो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग एंड अ ट्रिगरिंग थिंग कि जिससे हमारे पास एक हेटेड की फीलिंग जनरेट होती है या क्रिएट होती है विद इन द ह्यूमंस, जिसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, जो क्राइम रेट है आपका, वो सब इंक्रीज हो जाता है इन चीज़ों से, जस्ट बिकॉज यू हैवंट बॉदर अबाउट स्टफ कि आपको इस चीज़ के बारे में कुछ करना चाहिए. This indicates that climate refugees often experience multiple displacement within a single year, particularly in vulnerable regions such as South Asia and Sub-Saharan Africa. अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लेट्स सपोज 2020 के अंदर हमारे पास फ्लड्स आए पाकिस्तान के अंदर, एंड ओवर 30 मिलियन जो हमारे पास लोग थे वो इंटरनली डिस्प्लेस हो गए विद इन द नेशनल बॉर्डर. तो इससे हमारे पास क्या हुआ, एक डिस्प्रोपोर्शनैलिटी क्रिएट होगी. ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि जो 30 मिलियन लोग हैं, लेट सपोज उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया, बट वहां से भी उनको निकाल दिया गया, तो वो उस जगह से तीसरी जगह पर शिफ्ट होंगे. सो दे आर फेसिंग मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट विद इन द सिंगल ईयर. तो इससे हमारे पास क्या होता है, जो एक डिस्प्लेसमेंट का क्राइसिस है वो ज्यादा एक्सेल कर जाता है या वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है हमारे पास. Moreover, over the past year, climate disasters have displaced an estimate of 250 million people globally, averaging nearly 70,000 displacement per day, which underscore the scale of climate-induced mobility. Next slide, please. Okay, so ये हमने internally displaced लोगों की बात की. अब जो हमारे पास internally displaced जो refugees होते हैं, उनको हम रिकग्नाइज नहीं करते. लाइक जो वो लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके चले गए, उनको फिर भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, कोई आके कहेगा ओके दीज आर द पीपल जो हमारे पास इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पर मौजूद है. लेकिन जो इंटरनली विद इन द बॉर्डर हमारे पास आते हैं उनका ज्यादा थ्रेट होता है, बिकॉज ग्लोबल हमारे पास जो एस्टिमेट्स है वो भी यही कहते हैं हमें कि एक्सटर्नल जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो एक्सटर्नल रेफ्यूजीज आ रहे हैं, उनको फिर भी आप रिकग्नाइज करें, पर जो इंटरनली लोग हैं आप उनको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, आप उनको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, जो इसकी वजह से आपकी जो जैसे कि अभी मैम समराना ने कहा कि आपकी एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है वो, क्यों? क्योंकि आप उसको इंटरनली एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज द पॉइंट हियर. तो हम अगर एक्सटर्नल क्लाइमेट रेफ्यूजीज की बात करें, सो दोज हु क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर रिप्रेजेंट अ स्मॉलर बट मोर politically sensitive category. Despite the growing scale of climate displacement, there is still no formal recognition of climate refugees under the 1951 Refugee Convention, जैसे कि हमने बताया. अब एज ए रिजल्ट जो ये वाली क्रॉस बॉर्डर हमारे पास क्लाइमेट माइग्रेंट्स होते हैं, इनको बेसिकली हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, दे आर इरेगुलर माइग्रेंट्स. जिससे क्या होता है कि आपने उनको जो एक राइट टू अजाइलम है या राइट टू प्रोटेक्शन है, आपने उनसे वो ले लिया, क्योंकि आपने कहा ये माइग्रेंट्स नहीं है, दे आर द इरेगुलर माइग्रेंट्स. तो उधर हमारे पास एक प्रॉब्लम जनरेट होती है कि अब वो किसी लॉ के अंडर नहीं आते. अब इसका मतलब है कि जब उनके पास वो किसी लॉ के अंडर नहीं आते, तो इसका मतलब उनके जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड नहीं है. So globally, there were about 43.7 million recognized refugees in 2024. But figure does not include most climate displaced individuals, so reflecting a significant legal and conceptual gap as well. Next slide, please. So empirical evidence also show that internal displacement overwhelmingly dominate the global mobility pattern. So United Nations High Commissioner for Refugee emphasized that most people forced to flee never cross the international border. जो reinforce करते हैं कि आपका जो climate displacement है, जो climate refugees है, वो primarily आपका domestic issue है. So it's not like कि आप पहले कोई एक international convention बनाएं और फिर आप उसको implement करें. It's very important कि आप पहले national level पे उसको resolve करें. नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बिल्डअप करने के बाद आप उसको रीजनल लेवल के ऊपर लेकर जाएं, और उस रीजनल इंटीग्रेशन के थ्रू ही आप उस अपने रीजन के ऊपर एक जो रेफ्यूजी क्राइसिस आपका जनरेट होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. अदरवाइज आपको एक इंटरनेशनल आपके पास ऐसी ट्रीटी बना दी जाए या ऐसा एग्रीमेंट बना दिया जाए जो नॉन बाइंडिंग है, लेकिन आप उसको नेशनली जिसे कहते हैं इन्फोर्स नहीं कर रहे हो, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक थिंग जो कि आपके नेशनल लेवल पे हो सकते हैं. आप डायरेक्ट उसको इंटरनेशनल लेवल पे ना लेके जाएं. मोस्ट ऑफ द स्कॉलर यही आर्ग्यू करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, दिस स्लाइड इज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि ये स्लाइड आपको बताती है कि अगर हम एनालिटिकल टर्म्स में देखें, सो हमारे पास जो 3 क्रिटिकल इंसाइट्स हैं उसके ऊपर ये डाटा रिवील करते हैं कि किस तरीके से ये एक 3 तरह की टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आती हैं, 3 तरह के हमारे पास हाइपोथेसिस आते हैं. सबसे पहला वो क्लेम करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है एक्ट एज अ थ्रेट मल्टीप्लायर.
ये इंटेंसिफाई करता है एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज को एंड कंट्रीब्यूट करता है डिस्प्लेसमेंट में भी और कॉन्फ्लिक्ट में भी। सेकेंडली ये कहते हैं जो हमारे पास इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है वो क्वांटिटेटिवली डोमिनेंट है, बट जो एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट है वो क्वालिटेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू द लीगल एंड पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट। Thirdly, there exists a major governance gap in international law as the current framework failed to address the realities of climate-induced cross migration. अब इस पूरी स्लाइड का मतलब ये है हमारे पास कि जब भी आप क्लाइमेट चेंज को देखेंगे तो वो एक थ्रेट मल्टीप्लायर के तौर पे काम करेगा। थ्रेट मल्टीप्लायर आपका कैसे हो सकेगा? लेट्स सपोज आपके एरिया में क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं, या अगर हम क्लाइमेट रेफ्यूजीज को भी फिलहाल नहीं देखते, वी जस्ट फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज। आपके एरिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है, हीट वेव्स आ रही हैं एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट एक्शन। अब क्लाइमेट चेंज से जब वो लोग सफर कर रहे हैं सो प्रोबेबली ऐसा होगा आपके पास जो रिसोर्स हैं उन पे कंस्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब उस स्कार्सिटी से हम देख सकते हैं कि किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर इतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी क्राइसिस की कि वो सिविल वॉर की तरफ चली जाएगी। Like in recent contemporary histories, Syrian civil war is considered as the first climate war as well. ठीक है, तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात पे डिबेट करते हैं कि नहीं पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, सिविल वॉर से पहले भी हमारे पास चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, पर इस कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर इस चीज को आर्ग्यू करते हैं कि हमारे पास कंटेम्प्रेरी जो पहली क्लाइमेट वॉर है वो सीरिया की है। सीरिया में जो ऑलरेडी सिविल वॉर एग्जिस्ट कर रही थी वो ड्राउट की वजह से और वो लो वेजिटेशन की वजह से, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी उसकी डिग्रेडेशन की वजह से उसमें इंटेंसिटी आई है। दैट्स वाई हमने उसको प्रॉपर जैसे कहते हैं ना एक फैक्टर नहीं कंसीडर किया। हमने कहा कि थ्रेट मल्टीप्लायर है, अगर ये डायरेक्टली उसको कॉज नहीं करी तो उस थ्रेट को मल्टीप्लाई जरूर करी है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके गाइज, अभी तक जो हमने पढ़ लिया उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो और कोई क्वेश्चन हो, आई हाईली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग क्वेश्चन पूछें, बिकॉज सवाल पूछने से ही हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं आपसे सीख सकती हूँ, आप मेरे से सीख सकते हैं। और एनीबडी वांट्स टू ऐड अ कमेंट और अ थिंग इन द प्रीवियस सेगमेंट, सो यू मे। एनीवन? Okay, I guess there is no one. Okay. I would like to clear another kind of confusion. That is, I've seen most of the I won't be calling it contract, but they're mostly non-binding kind of coalitions, right? So when we talk about non-binding, it means the state can withdraw from it too, right? So don't you think that it's not really a plausible solution to come up with these points? Means we cannot, then the rights cannot be maintained as rights. So if you could clear that. Thank you so much for the question, ma'am. I highly appreciate your question. Okay, so there is a problem in international system. The problem is कि हम जितने भी agreements बनाते हैं, हम उसको soft nature के रखना चाहते हैं कि if you want to ratify it or you want to sign it, you can do it, because there is a concept of state sovereignty. So no state want कि हमारी sovereignty को breach किया जाए और कोई हमें आके dictate करे कि what to do. That's why इन केस कि अगर वो किसी चीज पे नहीं मानते तो चलो एटलीस्ट वो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स के अंदर तो है, एटलीस्ट दे हैव अ रोड मैप। सो हमारे यहाँ पे मसला हमारा सारा इधर ही आ जाता है कि स्टेट सोवरेनिटी जो है, जो स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज हैं, या जो अगर मैं इसको आईआर की टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो जो रियल पॉलिटिक्स है, जो रियलिज्म का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सोवरेनिटी के ऊपर है। दे डोंट टेक केयर ऑफ दे डोंट वांट कि इंडिविजुअल्स का क्या प्रायोरिटी है, वो स्टेट को प्रायोरिटाइज करते हैं। सो दैट्स वाई ये भी एक रीजन है कि हमारे पास क्लाइमेट रेफ्यूजीज का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हो पा रहा, बिकॉज स्टेट्स आर नॉट टेकिंग दैट सीरियसली। दैट्स वाई वी हैव द नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, वी डोंट हैव द लीगल वन। सो इसकी एक वजह मेरे हिसाब से ये भी हो सकती है। So thank you so much for the question. Okay, now we have the disaster, slow and sudden onset disaster. I know हम लोग काफी लेट हो गए हैं, but मैं कोशिश करूँगी मैं इसको जल्दी रैप अप करने की, ताकि जो हमारा एक कमिटेड टाइम था हम उसको इसको खत्म कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो स्लो ऑनसेट डिजास्टर हमारे पास वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास ग्रेजुअली इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा होता है, लाइक सी लेवल राइज है, लाइक ड्राउट्स है हमारे पास। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है।
इतना ये चेंज है कि आप इसको फील कर रहे हो कि ओके अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स सपोज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमने इसको 2 नहीं होने देना, 2 डिग्री पे नहीं जाने देना. सो यू कैन मॉनिटर दैट. डिजर्टिफिकेशन ओके आज इतना लैंड डिग्रेड हुआ है हमारे पास, ये आगे भी हो सकता है. ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, तो इट्स ऑल लाइक अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, बट इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म आता है हमारे पास. इसमें जो लॉस है हमारे पास वो बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर जाता है. लेट्स सपोज अगर कहीं पे ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है तो उससे रिलेटेड जितनी भी आपका लाइवलीहुड है उस पर बहुत लॉन्ग टर्म का लॉस होगा. सो दीज आर सम स्लो ऑनसेट डिजास्टर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देन वी हैव द सडन ऑनसेट डिजास्टर. दिस इज द वन जिसमें हमें बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज का इशू आता है, विच इज कि हमारे पास जो एक रैपिड इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास फ्लडिंग हो गई, हमारे पास साइक्लोन्स आ जाते हैं, हमारे पास अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास लार्ज स्केल में डिस्प्लेसमेंट होते हैं बिकॉज नोबडी इज रेडी फॉर दैट डिजास्टर. जैसे अगर हम देखें बहुत सारी दुनिया के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं. दे हैव डेवलप्ड द होल मैकेनिज्म ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम ताकि आप उस डिजास्टर के लिए कोप अप मैकेनिज्म ला सकें. बट most of the country unfortunately especially in the global south we don't have that system. हमारी अप्रोच बहुत रिएक्टिव रहती है, हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रहती. स्पेशली आप पाकिस्तान में देख लिया, हमें हर साल पता होता है कि सैलाब आ जाएंगे, हमें हर साल पता होता है कि इन एरियाज में आ सकते हैं, बट स्टिल हमने देखा कि हमारे जो पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है. सो वी नीड टू चेंज दैट एज वेल. सो दीज आर 2 काइंड ऑफ डिजास्टर्स जो हम देख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Next slide, please. Okay, so these are some driver of climate change. जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया, क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट मल्टी डायमेंशनल है, ये इंटरकनेक्टेड है, ये कभी भी किसी एक वजह से नहीं हो रही होती. देयर इज लॉट ऑफ रीजंस जो इसके पीछे होते हैं. इसमें इकोनॉमिक ड्राइवर्स आ सकते हैं आपके, इसमें आपके इन्वायरमेंटल ड्राइवर्स आ सकते हैं, इसमें सोशल और पॉलिटिकल ड्राइवर्स आ सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा थ्रेट मल्टीप्लायर है. अब वो थ्रेट मल्टीप्लायर कैसे है? अगर क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी के साथ आ रहा है तो लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, अल्टीमेटली आपकी जो लाइवलीहुड है वो कोलैप्स कर जाएगी. अब लाइवलीहुड कोलैप्स करिए तो जो पॉवर्टी का आपका स्केल है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपकी जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी की तरफ चली जाएगी. देन वी हैव एनवायरमेंटल ड्राइवर्स. ये और क्लाइमेट जब आपस में मिलते हैं, लाइक एक्सट्रीम वेदर्स, इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन है, लॉस ऑफ एरेबल लैंड है, आपके पास वाटर स्कार्सिटी है, अल्टीमेटली इससे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है. What you know, there is a renowned saying कि जो हमारे पास World War 3 होगी वो पानी के ऊपर होगी. क्यों? क्योंकि वाटर रिसोर्सेज हमारे पास कम है. वी हैव फ्रेश वाटर जो हमारे पास है उसके रिजर्वायर्स बहुत कम है हमारे पास, तो वाटर स्कार्सिटी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है. तो ये एक्सट्रीम पे चली जाती है जब हमारे पास इन्वायरमेंटल ड्राइवर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो रिसोर्स कंपटीशन आपके पास बहुत ज़्यादा है. वीक जो हमारे पास गवर्नेंस की सिस्टम है हमारे पास, जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी है, और स्पेसिफिकली हमारे जो साउथ एशिया वाला रीजन है या अफ्रीका का रीजन है हमारे पास, वहाँ पे एथनिक टेंशंस बहुत हैं. बिकॉज ऑफ दैट एशियन एंड अफ्रीकन सिस्टम, जिनको हम ग्लोबल साउथ भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे एथनिक टेंशंस भी बहुत हैं. सो इसकी वजह से जब ये सारे ड्राइवर्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास जो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो जनरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है. अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला तो ये हो गया, बट इन द फ्यूचर अगर ये इसी ग्राफ से आगे बढ़ता रहा तो अल्टीमेटली ये ग्लोबल इशू की तरफ चला जाएगा, जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. There is a global pattern in hotspot. Next slide, please. Okay, according to the World Bank, up to 216 million people could internally displace by 2050 under the worst case scenario. अब वर्स्ट केस सिनारियो के अंदर 216 मिलियन लोग आपके इंटरनली डिस्प्लेस होंगे. इंटरनली डिस्प्लेस का ये मतलब है कि उनके पास कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है, आप उनको कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है. सो जो डिजास्टर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सीड कर जाएगी कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट से, विच इज अगेन एन वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. सो अगर हम की ट्रेंड्स की बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो इंटरनल है, वो IDPs है हमारे पास, और क्रॉस बॉर्डर क्लाइमेट माइग्रेशन जो है रिमेन अंडर रिपोर्टेड. तो जो हमारे पास क्रॉस बॉर्डर भी अगर माइग्रेशन हो रही है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं हो रही, उसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि वो क्यों हो रही है और किस तरीके से हो रही है, तो वो अंडर रिपोर्टेड है हमारे पास. एंड थर्डली जो हमारे पास वल्नरेबल रीजन्स हैं वहाँ पे हमने डिस्प्रपोर्शनैलिटी के इम्पैक्ट्स देखे. लाइक अगर आप मिडल ईस्ट में देखें तो सीरिया जो है, जो सीरियन है
वो रेफ्यूजीज जो अपना असाइलम लेने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए इन केस ऑफ परसिक्यूशन और इन्वायरमेंटल कॉजेस की वजह से वो नेबरिंग कंट्रीज में जाते हैं जो कि खुद ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज हैं। सो इसका मतलब है कि जो वल्नरेबल रीजन्स हैं वो मजीद वल्नरेबल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस इज द होल पैटर्न और ट्रेंड जो आजकल हमने देखा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is all from my side. If you have any question, you may ask. Otherwise, in the end, there is a question for you all. In your opinion, what are the major drivers, displacement drivers in Pakistan? आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो major drivers of displacement हैं, वो कौन-कौन से हो सकते हैं? I'm looking forward for the answers, and if you have any answer, please let me know. You can write in the chat box. My team will tell me, or you want to just open the mic and tell. Yes, Mr. Ali Reza, go ahead. मैम सबसे बड़े जो मेजर ड्राइवर्स में से एक मेजर जो रीजन है वो है वॉर ऑन टेरर, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉर ऑन टेरर से डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में। Thank you so much. Anyone else? Okay. Yes. Can Yes, I ma'am. जी जी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंटली आपका जो फ्लडिंग है, बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल इयर्स कंसिस्टेंट फ्लडिंग, इट हैज डिस्प्लेस्ड ओवर 30 मिलियन पीपल। और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंटली हैं जो पाकिस्तान के अभी आजकल, और प्लस ये कि ड्राउट्स स्पेशली जो बलूचिस्तान और थरपारकर के रीजन्स हैं, प्लस ये जो आपका ग्लोफ फिनोमेना है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, वहाँ से आपका नॉर्दर्न एरियाज से बहुत ज़्यादा है। हीट वेव्स एंड वाटर स्कार्सिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दीज आर द मेजर ड्राइवर्स, और अब तो क्रॉस्ड अदर फैक्टर्स एज वेल। Thank you so much, ma'am, for your response. Okay, guys. So this is your assignment as well. You have to submit this assignment till Tuesday. और एक क्वेश्चन मैं आपके साथ कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी। Okay, we have Mr. Ubaid. Kindly, you can unmute yourself. Ma'am, I think the major drivers are like floods are the major driver के जो 2022 के फ्लड्स से उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया, अफेक्ट किया वहाँ से। और जो सेकंड ड्राइवर है वो लाइक जो ऑपरेशंस हो सकते हैं, लाइक टेररिज्म की वजह से ऑपरेशन जो है वो जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनको डिस्प्लेस करते हैं। और थर्ड जो ड्राइवर है लाइक वो अनएम्प्लॉयमेंट या जो रूरल एरिया में जो वो होते हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो ड्राइवर थे लोगों को वो डिस्प्लेस होकर वो सिटीज या अर्बन एरियाज में वो माइग्रेट हो जाएं। Thank you so much, Mr. Ubaid. Exactly, this is the whole point. आपने बहुत अच्छे से explain किए. So guys, this is all for today from my side. और आप लोगों का बहुत शुक्रिया इसको join करने के लिए. And we are highly, I highly appreciate you all to stay here. And I'm really sorry for the inconvenience. जो हमारे पास एक technical मसला आ गया था. और इंशाल्लाह next time we will be more careful. So thank you so much for joining us today. Follow Burak on different platforms that we have, और मैं आपके साथ link communities में share कर दूंगी। Okay, we have a hand raised here, Miss Saba. Miss Saba. Okay, there's another hand, Mr. Ali Raza. You want to say something? Okay, I guess not. So this is all for today. Thank you so much for joining us, and looking forward to have another wonderful session with all of you. और kindly कल आप लोग please time से join कीजिएगा ताकि हम इसको timely खत्म कर सकें. And thank you so much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.